दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौसामी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज ये क्लास हिंदी पैडागॉजी की 11वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये बात कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पिछली क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 37 तक बातें कर चुके हैं, आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो अब 38 क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं। यानी शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर शब्द सीमा तय करके। पहला ऑप्शन दिया है विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर शब्द सीमा तय करके, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें कह रहा है शिक्षार्थियों द्वारा किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उन्हें आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर, या तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर, या केवल उनकी व्यवहारिक त्रुटियों पर विकसित करके या प्रतिपुष्टि देकर। तो केवल नेगेटिव टैग वर्ड होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले कह रहा था कि शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं। जब लेखन कौशल आपको विकसित करना होगा तो शिक्षार्थियों के द्वारा किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करेंगे और क्या करेंगे, आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देंगे। तो यही हमारा 38 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 39 कह रहा है एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन का काम कर रही है। यानी कोई शिक्षिका है या एक अध्यापिका है, एक अध्यापक ने कक्षा 4 के अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है, उसके बाद जिसमें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह शिक्षक कौशल संवर्धन पर काम कर रही है। यानी किस कौशल संवर्धन पर काम कर रही है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं अभिनय या लेखन या वाचन या फिर पठन। तो 39 का क्वेश्चन एकदम आसान है, आप बता सकते हैं। इसमें अभिनय ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि इसमें विचारों का आदान प्रदान करना है और किस कौशल का संवर्धन हो रहा है, तो इसमें अभिनय कौशल का जो संवर्धन हो रहा है। उसके बाद 40 क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक द्वारा या मौखिक भाषा के विकास पर आधारित ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने का सूक्ष्म बनाता है। तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है रोल प्ले, दूसरा ऑप्शन दिया है व्याकरण खेल, या तीसरा ऑप्शन दिया है बाल गीत या वर्णमाला सिखाना। तो इसमें क्वेश्चन हमारा कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल के वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है। और शिक्षिका क्या कर रही है या शिक्षक क्या कर रहा है, तो बच्चे को पढ़ने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। तो शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने के सबसे सूक्ष्म बनाता है। सूक्ष्मतम जो है इसमें का चौथा ऑप्शन देखिए 40 का, जो कह रहा है वर्णमाला सिखाना। कोई भी चीज़ आप मौखिक भाषा में सिखा रहे हैं या लिखने के से संबंधित उसको सूक्ष्म कौशल सिखा रहे हैं तो सबसे पहले होता है कि वर्णमाला बच्चों को सिखाया जाए। तो हमारा 40 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 41 कह रहा है कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। इस दौरान न तो वह दूसरे के विचारों को सहमति प्रकट कर रही है और न ही वह दूसरे के दृष्टिकोण से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार, किनके अनुसार? पियाजे के अनुसार वह किस भाषण में शामिल है। तो इसमें दिया गया है वह जो है बाल केंद्रित भाषण में शामिल है या सामाजिक भाषण में शामिल है या व्यक्तिगत भाषण में शामिल है या निजी भाषण में शामिल है। तो इसमें से जो दिया गया है किसके अनुसार छांटना है, आपको पियाजे के अनुसार छांटना है। तो पियाजे के अनुसार जो होता है कक्षा में चर्चा के दौरान, किसके दौरान? कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है या करती है। इस दौरान न तो वह दूसरे के विचारों से सहमत प्रकट कर रही है और न ही वह क्या कर रही है, दूसरे के दृष्टिकोण से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है।
प्याजे के अनुसार वह किस भाषण में शामिल है। तो वह जो होता है प्याजे के अनुसार जो भाषण शामिल है वो व्यक्तिगत भाषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह किसी का सुन नहीं रही है, वो केवल अपना ही बता रही है। तो वो प्याजे के अनुसार कौन किसके भाषण में शामिल है, तो वो व्यक्तिगत भाषण में शामिल है। तो 41 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 42 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है शुद्ध उच्चारण करना, दूसरा ऑप्शन दिया है अक्षरों को पढ़ना, या तीसरा ऑप्शन दिया है समझ के साथ पढ़ना, या चौथा ऑप्शन दिया है कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, समझ के साथ पढ़ना। हम आपको बता दें यदि आप पठन कौशल कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है समझ के साथ पढ़ना या अर्थ ग्रहण करना उसका। तो पठन कौशल से क्या तात्पर्य होता है, समझ के साथ पढ़ना, किसके अनुसार, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो क्या हो जाएगा हमारा 42 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 43 निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। लेखन कौशल का कौन सा कौशल जो सबसे उच्चतम स्तर है। तो पहला ऑप्शन दिया है सही वर्तनी, दूसरा ऑप्शन दिया है संयुक्ताक्षर लिखना, या तीसरा ऑप्शन दिया है लेखन लिखना, या चौथा ऑप्शन दिया है वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है, यानी सबसे अच्छा स्तर कौन सा होता है लेखन कौशल का। तो सबसे अच्छा जो होता है लेखन कौशल का वो होता है सही वर्तनी। तो 43 का क्या हो जाएगा, लेखन कौशल का सबसे उच्चतम स्तर होता है सही वर्तनी लिखना, सही लिखना, वो लेखन कौशल का सबसे अच्छा स्तर माना जाता है। तो 43 का जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद 44 कह रहा है शिक्षार्थियों की दी जा रही गतिविधियों पर, किस पर, शिक्षार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप जानना चाहेंगे। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके आधार पे हमको पता लगाना है। तो क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है। विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने, कौन कौशल, संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए जानना चाहेंगे। तो संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप क्या क्या जानना चाहेंगे, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये पहला दिया है वह एक अभिनेता है, या दूसरा दिया है सप्ताहांत पर यानी सप्ताह के अंत में मैं सुबह डैश जा रहा हूँ, फिर मैं शाम 5 बजे तक डैश वापस आऊँगा। यानी इसमें क्या भरना है, इसमें कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद सी दिया है अपने मित्र से पूछे कि वह सप्ताहांत में जाना पसंद करता है और क्यों, या अपने सहपाठी में उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं। तो इसमें कूट दिया गया है, इसमें कूट कौन कौन से दिए हैं, इसमें दिया गया है, एक मिनट दोस्तों, इसमें दिया गया है ए बी और सी सही है, या बी सी सही है, या ए बी सही है, और या तो सी डी सही है। तो 44 का हमारा ये दोनों सही हैं। कौन कौन से, सी और डी, क्योंकि ये अधूरी वाक्य है, इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है इसमें दिया ही नहीं गया। तो आप इजीली इसको आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं। तो यही ऑप्शन हमारे दोनों सही हो जाएंगे, सी और डी। तो जिस ऑप्शन में सी और डी होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो क्या है 44 में जो है चौथा ऑप्शन दिया गया है, इसमें सी और डी दिया गया है। फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं दोस्तों, नहीं तो आपको नहीं समझ में आया होगा। विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। इनके में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप जानना चाहेंगे। तो संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया अपने मित्र से पूछे कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है। तो ये संप्रेषण कौशल जो आप अपने मित्र से पूछेंगे तो वो कुछ ना कुछ अपना संप्रेषण कौशल के द्वारा कुछ ना कुछ बताएगा, और क्यों जाना चाहता है वो ये भी बात बताएगा। तो यह हमारा सी ऑप्शन राइट है। उसके बाद अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछेंगे जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं या रखती हैं। तो इसमें भी बालक जो है आप कुछ पूछेंगे तो वो संप्रेषण कौशल के द्वारा आपको कुछ ना कुछ बताएगा। तो ये भी हमारा सही है। तो सी और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद 45 कह रहा है कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख करवाती है। कौन सा लेख, श्रुत लेख करवाती है। बच्चे सुन के लिखते हैं। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है
और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती। यानी एक शिक्षिका है जो कक्षा 5 या 6 सॉरी कक्षा 5 की एक अध्यापक शिक्षिका है, वो क्या कर रहे हैं, वो 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को क्या करने के लिए कहती है, लिखने के लिए कहती है। तो यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है शीर्ष पाद उपागम यानी टॉप डाउन, या संप्रेषणात्मक उपागम, या ऊर्ध्वगामी उपागम, या श्रुत लेख उपागम। तो कौन सा उपागम का प्रयोग करना चाह रही है? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा श्रुत लेख। क्यों? क्योंकि बच्चे सुनने के बाद ही लिख रहे हैं, तो ये श्रुत लेख उपागम का प्रयोग करना चाहती है जो कक्षा 5 की शिक्षिका है। तो 45 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें नेगेटिव शब्द आपको छाटना है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के रूप के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, या शब्दों वाक्यों भाषाओं के नमूनों को अर्थ ग्रहण करना, या तीसरा ऑप्शन दिया है पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, या पाठ्य सामग्री शब्द को वाक्यों को डिकोड करना। तो इसमें कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये नहीं है किसका? पठन शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि यदि पठन शिक्षण आ रहा है तो अर्थ ग्रहण करना 100% सही होगा। तो जिसमें जो अर्थ ग्रहण करना है वो सही हो जाएगा। क्या? जिसमें अर्थ ग्रहण करना है ये 100% राइट है। क्यों? शब्दों वाक्यों भाषाओं के नमूनों के अर्थ ग्रहण करना ये सही हो जाएगा। पाठ्य सामग्री को पढ़ाते समय अर्थ ग्रहण करना ये भी सही हो जाएगा। और ये पाठ्य सामग्री शब्द के वाक्यांशों को डिकोड करना भी होता है, इसको भी कहते हैं अर्थ ग्रहण करना। क्यों? यदि आप वाक्य पढ़े और उसको इजीली माध्यम से यानी सरल रूप से बच्चों को कन्वर्ट करके आप समझा देंगे तो उसी को डिकोड करना कहते हैं। तो इसमें सभी में अर्थ ग्रहण करना आ गया। लेकिन जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन में दिया गया है पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये बात इसमें सही नहीं होगी। तो हमारा 46 का जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो है सुनना बोलना जो पढ़ना लिखना जो कौशल होते हैं उसके मूल्यांकन के बारे में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो आकलन क्या होता है? आकलन क्या होता है? यह यानी आकलन केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, या भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है आकलन, या पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है आकलन, या मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है आकलन। तो इनमें से आकलन का क्या मतलब होता है? आकलन इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो जिसमें आपको हम बताएं हैं जिसमें केवल होता है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है, वो ऑप्शन हमारा 100% सही नहीं होता है यानी निगेटिव होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इसमें से जो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है वही होता है आकलन। आकलन से क्या मतलब होता है? आकलन से मतलब होता है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का जो अंग होता है ये आकलन होता है। तो आकलन के द्वारा ही जो कैसे बालक सीख रहा है कैसे नहीं सीखा इसी का हम मालूम कर सकते हैं। तो हमारा पहले का ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा में, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो हिंदी भाषा में आकलन का कौन सा उद्देश्य नहीं, हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं तब पता चलेगा। तो इसमें बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना होता है, या बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना दूसरा ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, या चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? चौथा ऑप्शन दिया गया है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो इसमें से हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो हिंदी भाषा का जो आकलन का उद्देश्य जो इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कह रहा है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताने। ये बात गलत होती है, इससे बच्चे डरने लगते हैं, इसीलिए यही उद्देश्य नहीं होता है। तो दूसरे का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कौन सा प्रश्न बच्चों की
भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो इसमें से कौन सा प्रश्न है जो बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, इसके बारे में हमको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। या तीसरा ऑप्शन है, यदि तुम आम बेचोगे तो किसके कितने दाम लोगे और क्यों। उसके बाद या उसके कितने दाम लोगे, आजकल आम का दाम कितना है। तो इसमें हमारा मेन उद्देश्य है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। भाषा क्षमता का सही आकलन कौन सा करेगा, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। तो ये एक वर्ड में बताया जा सकता है। लड़की टोकरी में क्या बेच रही है, एक वर्ड में बताया जा सकता है, ये भी एक वर्ड में। लेकिन ये जो सबसे अच्छा है, जो भाषा क्षमता का आकलन किसके माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से होगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। इसमें जो है बच्चा भाषा के द्वारा कुछ आपको बताएगा, इससे आप भाषा का आकलन, भाषा क्षमता का आकलन कर सकते हैं। तो तीसरे का ऑप्शन हमारा तीसरे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है, भाषा के पश्चात भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है या है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, या अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, या बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, या मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। उसके इसमें क्या हो जाएगा, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य हमारा क्या होता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो चौथे का जो उद्देश्य होता है, पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम अपनाना होता है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। तो यही क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है। तो हमारा चौथे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नीचे के ऑप्शन, जो प्रोन्नत करना होता है, ये बच्चों में निगेटिव लाता है। उसके बाद त्रुटियों की पहचान करना भी नहीं होता है। सबसे उपयुक्त होता है क्या होता है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझ कर कि बच्चा कैसे सीख रहे हैं, सभी बच्चे कैसे सीख रहे हैं, और उनके सीखने में और अधिक अच्छे तरीके से किस अधिगम का प्रयोग किया जाए ताकि वो और अच्छे तरीके से सीख सकें। तो सबसे उपयुक्त हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम उपलब्ध करवाना या प्रक्रिया अपनाना। तो ये क्या है, चौथे का ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। हिंदी भाषा का यदि आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप किसको सबसे अधिक महत्व देंगे। तो पहला ऑप्शन है पांचवे का व्याकरणिक नियम, या दूसरा ऑप्शन है सीखने की क्षमता का आकलन, या तीसरा ऑप्शन है काव्य का सौंदर्य, या चौथा ऑप्शन है निबंध लिखने की योग्यता। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो सबसे ज़्यादा आप सीखने की क्षमता के आकलन पर महत्व देंगे कि बच्चा कैसे सीख रहा है। तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे, जो शिक्षक होते हैं आप जो हैं, आप किस पर सबसे अधिक महत्व देंगे, सीखने की क्षमता के आकलन पर सर्वाधिक महत्व देंगे। तो पाँचवें का अपना आंसर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का प्रयोजन। तो मूल्यांकन का प्रयोजन है, तो मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है, इसमें हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, यानी बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के, यानी बच्चों को डरा कर क्या पढ़ाना चाहिए, या बच्चों की धीमी गति से सीखने वाले होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना, या बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, या चौथा ऑप्शन दिया गया है उन बच्चों की पहचान करना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो छठवें का ऑप्शन हमारा जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इसका पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। मूल्यांकन का यानी मूल्यांकन का उद्देश्य हमारा क्या होता है, किस लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन का जो हमारा उद्देश्य होता है, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना ही हमारा या शिक्षकों का मेन उद्देश्य होता है। बच्चों को डरा धमका कर आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं, या बच्चों की धीमी गति से सीखने वाले होशियार या समस्यात्मक छात्रों के वर्गों में आप
विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं करना चाहिए बालकों को। तो पहला और दूसरा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद चौथा ऑप्शन भी कह रहा है उन बच्चों की पहचान जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता। एक हिसाब से ये तो सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन के हिसाब से गलत है। मूल्यांकन का क्या प्रयोजन होता है? तो मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है कि हमारा तीसरा ऑप्शन है बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना होता है। तो हमारा जो है छठवें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, या बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में, या मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, या कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने में। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या किस पर बल देता है? तो हमारा 7वें का ऑप्शन हमारा दूसरा राइट हो जाएगा। बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में बल देता है। क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस बात पर बल देता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है बच्चे के मुख्य रूप से व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। तो 7वें का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन 7वें के बाद यहाँ पे 13वां आ गया है दोस्तों। 1 मिनट, हम यहीं तक लिए हुए हैं दोस्तों। आज 7वें तक ही क्लास करते हैं। यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो आज यहीं तक करते हैं, अगला कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।